Hello, my name is Alka. Today I am going to start our topic chemical kinetics. अब हमें केमिकल काइनेटिक्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जब हमें पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी से हमें ये पता चला था कि रिएक्शन जो होती है पॉसिबल है या नहीं है। जैसा कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू जो है अगर वो नेगेटिव है तो रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होती है कि मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है, दैट इज़ वो रिएक्शन अपने आप से नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि रिएक्शन जो है वो चल रही है या नहीं चल रही। अब हमें ये देखना है कि रिएक्शन किस रेट से चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, क्या उसका मैकेनिज्म होगा। तो ये सब हम केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं। तो देयर आर मेनी रिएक्शन जो कि बहुत फास्ट होती है, जैसे कि अगर एसिड प्लस बेस की बात करें, एसिड प्लस जो बेस रिएक्शन होती है दैट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन, जो हमें मिक्स होते ही सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करती है, जैसा HCl प्लस NaOH giving NaCl plus water. This is a very fast reaction. अब कुछ रिएक्शन होती है जो बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ काफ़ी सालों में एक रिएक्शन जो होती है, जैसे कि इसको हम लेंगे अंडर वेरी स्लो रिएक्शन, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। और कुछ रिएक्शन जो होती है वो मॉडरेट स्पीड पे चलती है, और केमिकल काइनेटिक्स में हम जनरली मॉडरेट रिएक्शंस को ही स्टडी करते हैं कि जिनकी स्पीड को हम स्टडी कर पाए। जैसे कि अगर एसिड प्लस बेस में आपने डाला और रिएक्शन अचानक से होगी तो 10⁻12 सेकेंड के अंदर रिएक्शन जो होती है वो हो जाती है। तो इस रिएक्शन को अंडर केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी हम स्पीड को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मॉडरेट रिएक्शंस को हम यहाँ पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, hydrolysis of ester. So now what is ester? CH3 CO molecule which contain COO group is ester, right? जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं लाइक H प्लस वाटर, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो रिएक्शन है वो एस्टर है वो एल्कोहल के अंदर और हमारा एसिड के अंदर ब्रेक हो जाता है। So why there is a difference in the speed of this reaction, that is this very fast reaction, it's a slow reaction, as the difference in bond energies। तो जो इसकी बॉन्ड बनने में और टूटने में जो एनर्जी लग रही है वो यहाँ अलग है। जैसे कि आयनिक रिएक्शन, तो आपको पता है आयन्स जो होते हैं वो अगर H प्लस है तो Cl के सही इस तरीके से पड़े, हर जगह आयन्स आपके बॉक्स में जो भी आपका रिएक्शन कंटेनर जो है उसमें रिएक्शन आयन्स जो है पड़े हैं इस तरीके से। तो अभी जैसे आप इन दोनों को मिक्स किया तो ऑब्वियसली बात पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ठीक है, ये बॉन्ड जो है H प्लस ने Cl को अट्रैक्ट किया, H प्लस ने OH को अट्रैक्ट किया, और हमारे पास यहाँ से वाटर बना और NaCl की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड में, तो कोवलेंट बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है तो उसको तोड़ने के लिए भी हमें उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसलिए हमारे पास उनकी स्पीड में डिफरेंस आता है। तो इन दिस आज हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नाउ अगर हम देखें रेट क्या होता है, जैसा कि हम पढ़ते हैं स्पीड भी एक काइंड का रेट है, जहाँ पे डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। तो रेट क्या होता है, किसी भी चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम अभी केमिकल रिएक्शंस में क्या पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर हम एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि मान लो A से हमारे पास बन रहा है B, ठीक है, जब टाइम जीरो था, मतलब आपने बस कंटेनर में रिएक्टेंट लिया है और कुछ नहीं किया, उसको हम कहते हैं टाइम जीरो, जहाँ पे सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट है। तो मान लीजिए सिर्फ 10 मोलर था, और ऑब्वियसली बात उस टाइम पे प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बन रहा होगा। तो हमने देखा कुछ सेकंड्स के बाद, मान लो 10 सेकंड के बाद हमने नोट किया कि जो रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, और इस तरीके से ये बन गया। आपको इन दोनों का जो सम है वो हमेशा इसके इक्वल ही आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर गैसियस रिएक्शन नहीं है, मान लो गैस नहीं उड़ रही है, तो जो जितना आपने रिएक्टेंट लिया उतना ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ना उसी के अंदर से। तो आप ऐसा नहीं हो सकता इन दोनों का सम इससे ज़्यादा हो रहा है, तो इन दोनों का सम जो है हमेशा इसके इक्वल ही आना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं विद रिएक्टेंट के टर्म्स में, कि रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट,
हमने क्या बोला, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। R2 कितना आपके पास 8 मोलर माइनस ये कितना है 10 मोलर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, सॉरी 10 सेकेंड्स माइनस 0 सेकेंड। आपको इतना तो पता होगा कि हमारे पास जो अगर यूनिट सेम होते हैं तो वही प्लस होता है वही माइनस होता है। आप किसी डिफरेंट यूनिट को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मान लो मैंने आपको बोल दिया 5 kg प्लस 20 ग्राम, इन दोनों को ऐड करके बताओ तो आप ये नहीं कह सकते मैम ये 25 ग्राम हो गया। नो, सेम यूनिट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे हमारे पास सेम यूनिट है 8 माइनस 10 कितना हो गया माइनस 2 मोलर अपॉन टाइम कितना हो गया 10 माइनस 0 10 सेकेंड। तो कितना आया ये -1/5 मोलर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन आपका रेट यहाँ पे कितना आ गया नेगेटिव आ गया। इसलिए हम रेट जो है अगर रिएक्टेंट की टर्म में लिखते हैं तो रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज वी राइट माइनस dr/dt। माइनस ये यही बता रहा है कि टाइम के साथ साथ आपका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस करते हैं। इस माइनस का इंट्रोडक्शन का मतलब ही ये कि आप इस तरीके से अगर आप सोल्व करोगे किसी भी तरीके से टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की अमाउंट कम ही होगी, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाते हैं ताकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए अगर आप यहाँ पे एक और नेगेटिव लगाओगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो रेट इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इज माइनस dr/dt। और वही अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या होगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। P2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट कितनी है 2 मोलर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी जब कुछ भी नहीं बना था मतलब 0 मोलर अपॉन 10 माइनस 0 सेकेंड। तो 2/10 दैट इज 1/5 मोलर पर सेकेंड। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो हमने रिएक्टेंट की टर्म्स में रिएक्टेंट रेट निकाला और जो प्रोडक्ट के केस में रेट निकाला दोनों में सेम है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि रेट जो है वो रिएक्शन में सेम ही चल रहा है। जितनी स्पीड से रिएक्टेंट कम होगा उतनी ही स्पीड से तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इसलिए अगर आप रिएक्टेंट की टर्म्स में निकालो या फिर प्रोडक्ट की टर्म्स में निकालो रेट जो है हमेशा सेम आएगा। तो रेट इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्रोडक्ट की बात करें दैट इज प्लस का dr/dt, सॉरी dp/dt। अब ये तो हमने बता दिया भाई रिएक्टेंट में नेगेटिव होता है प्रोडक्ट में पॉजिटिव होता है। ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करता है। अब वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं लेट्स डिस्कस। आपने पढ़ा होगा कैटलिस्ट, एक नाम आपने सुना होगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसको आप रिएक्शन में ऐड करते हो बट वो रिएक्शन में जो है उसकी सिर्फ स्पीड को इंक्रीज करता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो है नहीं करता, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। लेकिन अगर आपको मान लो कैटलिस्ट ही उसमें इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझिए कैटलिस्ट को, कि आपको कैटलिस्ट ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया और आपके आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आप कैटलिस्ट को सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हो तो कैटलिस्ट नहीं होगा। कैटलिस्ट वही चीज़ होती है जो आपके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आप उसको सेपरेट आउट कर सको, तभी हम कहते हैं कि उसको कैटलिस्ट कहा जाएगा। तो जो कैटलिस्ट है वो आपकी रेट को इंक्रीज करता है, आपकी स्पीड को बढ़ाता है बाय एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और आपके रेट को इंक्रीज करता है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कैटलिस्ट आपने देखा, उसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट कैसा है, कि रिएक्टेंट का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहला आपने देखा था कैटलिस्ट। दूसरा होता है तीसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम क्या कहते हैं कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ये कैसे होती है वो हम फर्दर देखेंगे कि बट ये आप ध्यान रखिएगा कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट बिकम डबल। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। आपने देखा और कुछ रिएक्शन जो होते हैं उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो का मतलब ही क्या होता है लाइट, तो ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि लाइट की रिएक्शन को अगर आप डार्क में रख दोगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो फोटोन है वहाँ पे वो उस रेट को इंक्रीज करते हैं और जो सनलाइट उस रिएक्शन को इंक्रीज करती है। कैसे करती है? बाय ब्रेकिंग दैट बॉन्ड, बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी। तो ये हम बताते हैं कि इस तरीके से जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उन पर डिपेंड करता है। अब हम सुनते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? तो जैसी रिएक्शन चल रही है, मान लो रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट हुई है धीरे धीरे,
तो सबसे जब पहले रिएक्शन स्टार्ट हुई तो उसको बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगेगा, राइट, उसका थोड़ा रेट स्लो हो गया, मगर थोड़ी देर बाद रेट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो इन चीज़ों को अगर हम कंबाइन करके उनका एवरेज निकालते हैं, उसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि किसी भी क्लास में अगर हम बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट्स इतने हैं, बॉयज इतने गर्ल्स, तो एवरेज बच्चे इतने होंगे, राइट। तो एवरेज रेट की अगर हम बात करें तो एवरेज रेट कितना होता है, वही हमारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करते हैं, दैट इज माइनस डेल आर बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अगर हम बात कर रहे हैं, एंड दैट इज प्लस डी पी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सॉरी। ये तो एवरेज रेट। अगर आपने एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस नाम से ही क्लियर, इंस्टेंटेनियस कि मतलब उसी इंस्टेंट के ऊपर उसी समय पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपका है, इसका मतलब कि उसी समय पे हमें देखना था, मतलब डेल्टा टी जो है वो आपका जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब डिफरेंस जो है आपके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको उसी इंस्टेंट पे देखना है। तो उस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज माइनस डी आर बाई डी टी अगर हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, एंड प्लस डी पी बाई डी टी अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो अब देखो मैम बात तो सेम ही, इसमें भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट, बस फर्क किस चीज़ का, यहाँ पे डेल है और यहाँ पे डी है। तो डेल जो है हम यूज़ करते हैं फॉर लार्जर चेंजेस, अगर आपका लार्ज चेंज हो रहा है तो हम डेल यूज़ करते हैं, और फॉर स्मॉल चेंजेस हम डी यूज़ करते हैं। किसी को जनरल नॉलेज इसका कुछ होता है या जनरली आप यही देखोगे डी आर बाई डी टी, क्योंकि आपसे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है। अगर आपको ऐसा लिखा नहीं है स्पेशली कि इंस्टेंटेनियस है, उसका आप समझ आ जाइए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। डेल हम नहीं निकालते, जनरली डी ही निकालते हैं। बुक्स में देखोगे हर जगह डी आर बाई डी टी या प्लस डी पी बाई डी टी ही लिखा होता है, राइट। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेट लो इक्वेशन क्या होता है, मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। अगर रेट डेफिनेशन बताते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो या देखना चाहो, डेफिनेशन क्या होती है, द रेट एट विच अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट रिएक्ट is directly proportional to molar concentration of reactant raised to some power which is called the order of reaction with respect to that particular reaction. Rate directly proportional to reactant raised to some power which is called order of reaction. Order of reaction. Order of reaction अगर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कॉल करेंगे, n is order of reaction. मान लीजिए मैं लिख रही हूँ a plus b giving c, तो इसमें अगर हम रेट लो देखें तो क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या बोला था हमने, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर। और मान लीजिए मैंने ये ऐसा रिएक्शन कि कुछ आपको समझ में आ जाएगा, रेज्ड टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये अल्फा जो होता है वो एक इक्वल हो भी सकता है, वो हो सकता है ना भी हो। ये जो इक्वेशन है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, वो एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन होता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते लॉ ऑफ मास एक्शन ये हो गया कि मैंने बोल दिया कि भैया 3H2 + 2 नाइट्रोजन हमने देखा, कुछ भी रिएक्शन मान लीजिए, और मैंने बोला कि H2 की पावर में 3 चला गया। दिस इज नॉट पॉसिबल कि अगर आप सिंपल रेट रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि लॉ ऑफ मास एक्शन उसका क्या होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है, तो ये अल्फा जो हो सकता है एक इक्वल हो सकता है ना हो। तो दिस इज प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो क्या आएगा कि रेट कांस्टेंट, K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। So this is law of mass action. Rate is equals to K, that is rate constant, into the A की power alpha, B की power beta, और alpha plus beta is equals to order of reaction. The order of reaction may be 0, may be positive, may be negative, it can be fractional. तो ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये मत सोचना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, नेगेटिव तो नहीं, होल नंबर होते हैं, तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से पॉजिटिव फ्रैक्शन में भी जा सकता है। ओके, तो ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम बात कर रहे हैं अगर हम बाई मोलिकुलर रिएक्शन ले रहे हैं, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन ले रहे हैं, उसमें क्या होगा, तो बेसिक बात उसमें और आगे आगे ऐड होते चले जाएंगे, राइट। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट इज इक्वल टू K into A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा, वेयर अल्फा प्लस बीटा इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक हमारे पास टर्म आती है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन आप उसको कह सकते हो, फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन आप कह सकते हो। एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन
और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, जो स्टिकोमेट्री जो आपने लगाई थी, छोटा जो स्मॉल आपने लिखा था इज इक्वल टू अल्फा, तो स्टिकोमेट्री जो होती है वो इसकी इक्वल हो जाती है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन अगर आपने माना कि आप कहीं गए हो, आपको रिएक्शन दे दिया सिंपल, आपसे पूछा गया कि बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहोगे पावर को ऐड करके बता सकते हैं, बट आप सिंपली पावर को ऐड करके स्टिकोमेट्री को ऐड करके नहीं बता सकते, तो आपको बताना पूछना पड़ेगा कि ये भाई एक्सपेरिमेंटल डाटा है, थ्योरेटिकल डाटा है, तो एक्सपेरिमेंट से हम बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते। बट उसने अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया भाई एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसके लिए मैंने ये लिख दिया अभी 2a + 3b गिविंग c, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसके लिए बताओ कि ऑर्डर क्या होगा। तो हम क्या होगा ऑर्डर, इनकी पावर का ऐड करके कैसे लिखते हैं, अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, रेट a की पावर 2 इंटू b की पावर 3, तो इन पावर्स का सम को क्या हम बोलेंगे ऑर्डर। तो इस तरीके से अगर आपको स्पेसिफाई किया गया कि वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ये आपकी स्टिकोमेट्री है वो अल्फा की आपके जो है इसका पावर वो इसकी इक्वल हो जाती है, दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन। कुछ रिएक्शन जो होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, और वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो स्लो स्टेप होता है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो आप स्लो स्टेप की क्या आपकी वैल्यूज है उसको देख के आप बता सकते हो कि आपका रेट क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हम सबसे बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो इट सिग्निफाइज द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन, कि आप उस रिएक्टेंट को चेंज करो, उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को चेंज करो तो ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ रहा है। समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो a + b + c गिविंग d, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। तो उसके लिए मैं रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखूँ तो क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू k इंटू ए, मान लो मैं कुछ स्टिकोमेट्री लगा देती हूँ यहाँ पे, थोड़ा आसानी होगा समझने में आपको क्या हो रहा है, इंटू b की पावर 2 और c रेज़ टू द पावर 3। अब मैंने बोल दिया कि मैंने थोड़े टाइम बाद या उसी मैंने a को जो कंसंट्रेशन है वो डबल कर दी, a की कंसंट्रेशन को मैंने डबल कर दिया, तो मेरे को बताओ रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर मैं इस चीज़ को इसके अंदर इस इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे को क्या निकल के आएगा, रेट इज इक्वल्स टू k इंटू ए, 2a आपने किया 2a, b की पावर 2, c की पावर 3, बाकी सब तो सेम है, बस 2 बाहर निकल के आएगा, 2 इंटू R1 इस चीज़ को मैंने R1 बोल दिया, इस चीज़ को R1, तो R2 जो है ट्वाइस ऑफ R1 हो गया। तो मतलब अगर मैंने सिर्फ ये a को चेंज किया, ओनली विद चेंज विद a, तो मेरा रेट पे कितना फर्क आया, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वही हमने बोला कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच गिव शो इन रेट एक्सप्रेशन। अब मान लो मैं ये कह रही हूँ मैंने b की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, अब इसमें क्या फर्क आया, तो मैं वापस इस इक्वेशन पुट करूँगी, देखूंगी क्या चेंज आया। तो रेट इज इक्वल्स टू k इंटू ए इंटू 2 इंटू बी की पावर कितनी थी 2 और c की पावर 3, तो k इंटू ए 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 b स्क्वायर c क्यूब, तो ये सारा एक्सप्रेशन तो सेम है, आपका R1 ही है, तो 4 टाइम ऑफ R1। तो इस तरीके से आपका जो R2 है वो 4 टाइम हो गया। अगर हमने B को चेंज किया तो अगर B की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे थे तो ये वहाँ पर ट्वाइस हो रहा था, तो इसलिए हम ये बताते हैं कि आप उसी रिएक्टेंट के साथ क्या चेंज आ रहा है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आज हम जीरो ऑर्डर कवर करेंगे, और वेट में जो आप बार बार हम K लिख रहे हैं कि रेट कॉन्स्टेंट, तो मैंने आपको बोला रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, दैट इज K, दैट इज रेट कॉन्स्टेंट, वो आपका हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर सेम है उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपका रेट भी सेम रहेगा, रेट कॉन्स्टेंट सेम रहेगा। अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो उसी रिएक्शन में आपका रेट कॉन्स्टेंट जो है चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा कि अगर आपका टेम्परेचर सेम है तो रेट कॉन्स्टेंट सेम है, और अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो आपका रेट कॉन्स्टेंट जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये आपको आगे हेल्प करेगा, तो अब देखेंगे क्या होता है। अब हम स्टार्ट करें, अब हम बात करेंगे रेट की। तो रेट इज इक्वल टू क्या था आपका k इंटू ए की पावर n। हम बात करते हैं यूनिट की, तो अब जब से हम पढ़ रहे हैं यूनिट तब यूनिट पता होनी चाहिए। तो रेट तो मैंने पहले ही बताया था कि क्या होता है, कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, कोई भी आप ले लो, मतलब कंसंट्रेशन की में चेंज आएगा और टाइम के साथ चेंज आएगा। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। अगर आपको मोलैलिटी में दी हुई है तो मोल पर लीटर, मान लो मोलैलिटी में दी होती तो कितना आता मोल पर केजी, और टाइम पीरियड कितनी होती सेकेंड।
तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। हम बात करें के की यूनिट क्या होंगी, तो देखते हैं के क्या हो गया, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की, कॉन्सेंट्रेशन जो कि ए की पावर एन हमने लिखा है के। तो रेट क्या था, ए की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज रिस्पेक्ट टू टाइम, और ए की पावर नीचे क्या है हमारे पास एन है इज इक्वल्स टू के। तो अगर ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, माइनस ए, ऊपर जाएगी माइनस एन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू के। तो हमारे पास ए, अगर हम प्रोडक्ट में होते तो पावर को ऐड कर देते हैं, अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 1 माइनस एन अपॉन टाइम। तो सेकंड इनवर्स जनरली टाइम सेकंड में होता है, मिनट में जो भी आपका दिया होगा वो ही के। तो के की यूनिट आपके पास क्या निकल कर आई, के इज इक्वल्स टू ए दैट इज मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स, दिस इज यूनिट ऑफ के और दिस इज यूनिट ऑफ रेट। तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं 1 मार्क के अंदर कि ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ जिसमें के दैट इज रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम होगी। तो ऐसा क्या लग रहा है आपको, इन दोनों में देख के क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, क्या हो सकता है ऐसा। तो क्या होगा कि 1 माइनस एन की जो पावर है अगर ये 1 की इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस एन अगर 1 की इक्वल हो जाए तो क्या आएगा, ये किसी रेज़ टू पावर 1 तो कुछ नहीं, वोल्ट पर लीटर ही रहेगा। तो क्या पॉसिबल है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू एन। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो आपका रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल होती है, राइट। तो दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कभी कभी पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें रेट और रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो सेम आती है, दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि आपका जो एन की वैल्यू है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो जीरो होगा, दैट इज एन इज इक्वल टू जीरो। हमने ऑर्डर की ऑफिशियली क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जहाँ पे आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हो तो रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो रिवर्सिबल हेबर प्रोसेस का एग्जांपल है, रिवर्सिबल हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या होती है, जो हम अमोनिया बनाने के लिए यूज करते हैं, N2+3H2 गिविंग टू अमोनिया, दिस इज हेबर्स प्रोसेस। एंड रिवर्सिबल हेबर प्रोसेस क्या होगी, इसका उल्टा कर देंगे आप, 2 अमोनिया गिविंग N2+3H2। तो ये इसका एग्जांपल, इस 2 को देके कंफ्यूज मत होना, ये 2 जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, आपको किसी ने नहीं कहा कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो इसलिए आप 2 को कंसिडर करके ये मत कह देना कि इसका ऑर्डर 2 है, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर की एग्जांपल है, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, फॉर दैट हम एक रिएक्शन लिखते हैं कि ए गिविंग प्रोडक्ट पी और टाइम जीरो पे जो ए की अमाउंट थी दैट इज ए, आपको सिर्फ आप रिएक्टेंट था आपके पास आपके रिएक्शन वेसल में, और जब आपका टाइम टी हो गया तो कुछ रिएक्टेंट जो आपका खत्म हो गया क्योंकि ऑब्वियसली बात रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है और आपका प्रोडक्ट बनना शुरू हो चुका है। तो ए जो है हमारे पास इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो हमने ली है, ए माइनस एक्स मतलब जो आपकी अमाउंट बची हुई है फिलहाल टाइम टी पे, और एक्स जो आपका अमाउंट जो है वो जो रिएक्ट हो चुकी है फिर आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं ये बोलूँ कि एक्स अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट की रिएक्ट हो चुकी है, इसका मतलब यही है कि एक्स अमाउंट जो प्रोडक्ट का बना है वो ओपीसी में जितना ही रिएक्ट करेगा माइनस उतना ही बचेगा ना। और आपको एक ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ए माइनस एक्स प्लस एक्स का जो इक्वल इज इक्वल टू ए आना चाहिए। तो अगर आपका अभी तो ठीक है, अब बाद में क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगा कि इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रेट की। तो मैंने क्या बताया था कि रेट इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन माइनस क्यों, क्योंकि हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक। माइनस डी ए बाई डी टी मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हुई, ए माइनस एक्स, मैंने लिखा ए माइनस एक्स डिवाइड बाई डी टी, तो माइनस डी ए बाई डी टी माइनस माइनस प्लस डी एक्स बाई डी टी। अब एक बात बताओ, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो तो सेम ही रहेगी ना। अगर मैंने कोई रिएक्शन में आपको 10 ग्राम आपको कोई अमाउंट दिया है
तो उस टाइम पे वो अमाउंट तो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो सकती, आपका जो एक्स है, कितना रिएक्ट हुआ है, कितना प्रोडक्ट बना है, वो सेम होगा, वो चेंज होता है टाइम के साथ साथ, लेकिन इनिशियल अमाउंट जो है वो फिक्स होती है। तो इसलिए जो डी ए बाई डी टी है दैट इज जीरो। तो आपका रेट क्या निकल कर आया, रेट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और अगर मैं वैसे बात करूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन की टर्म में बात करूँ, तो उसकी एक्सप्रेशन क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू द पावर जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, और किसी की भी पावर जीरो क्या होता है, वन इज इक्वल टू के। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मेरा रेट क्या निकल कर आया, ये रेट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के, राइट। अब हम फोर्थ एक्सप्रेशन हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होगा देखते हैं। dx इज इक्वल टू, मैं इसको इधर ले आया के डी टी, ठीक है, इंटीग्रेशन टाइम जीरो से लेके हम टाइम टी तक कर रहे हैं। टाइम जीरो पे एक्स की अमाउंट कितनी थी, और अब कर दिया मैंने। टाइम जीरो पे जब हमने आपको रिएक्शन बताया था तो ये ए था, ये कुछ भी नहीं था, और टाइम टी पे ए माइनस एक्स था, और ये हमारे पास एक्स बचा था। तो टाइम जीरो पे रेट इसकी अमाउंट कितनी है, जीरो, तो हमने लिखा एक्स की इक्वल टू जीरो। और टाइम टी पे एक्स की अमाउंट कितनी है, एक्स, तो एक्स इक्वल टू एक्स। तो सिंपल टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करेंगे के, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट जीरो। अब इसका क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू के टी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है फॉर द जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज एक्स इक्वल टू के टी। अब इससे हम बहुत कुछ ड्राइव कर सकते हैं, आपके ग्राफ बनेंगे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्स इज इक्वल टू के टी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको सिंपल पता है, आपको इतना ध्यान रखना कि रेट, आपको पता है रेट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको पता है के उसके पास तो कुछ जीरो है तो उसकी पावर वन होगी, सिंपल आप इक्वेशन है, डी इंटीग्रेशन करना, जीरो पे एक्स की अमाउंट जीरो है, टाइम टी पे एक्स की अमाउंट एक्स है, और उस तरीके से आप करोगे और इंटीग्रेशन, तो एक्स इक्वल टू के टी आपका एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा, उसको अलग से रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स इक्वल टू के टी। अब हम देखते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, हाफ लाइफ मतलब आधा बचना, ये आधा रिएक्ट होना, बचना एक ही बात है ना, आधा बचना, ओबियसली बात, आधा कहाँ गया, आधा रिएक्ट हो चुका है, राइट। तो हाफ लाइफ, हाफ लाइफ द टाइम at which half of the amount of reactant will reacted, right, time at which initial concentration of reactant is reduced to its half value, जो भी आपने इनिशियल लिया था वो आपका आधा जो है वो रिएक्ट हो चुका है, आधा बचा है। इसको हम कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली बात है, टी जो है किस में रिड्यूस हो जाएगा, टी हाफ में, और जो ए आपकी अमाउंट है दैट इज जो भी आप एक्स जो आपने लिया था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो ए बाई टू हो चुकी है। अगर हम उसकी टर्म में देखें तो हमने क्या लिया था, एक्स कितना बन चुका है, मतलब एक्स बाई टू हो चुका है ना एक्स, क्योंकि हमने वो जो एक्सप्रेशन में बनाया था उसमें यही था ना, ए से प्रोडक्ट बना था पी, यहाँ पे ए था, जीरो हो गया, ए माइनस एक्स, एक्स बना, हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि आधा बन चुका है, ये एक्स बाई टू हो चुका है, तो एक्स बाई टू इक्वल्स टू के टी। तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बाय टू के। तो हमने देखा टी हाफ इज इक्वल्स टू एक्स बाय टू के। तो हम साइड में लिख देते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास हेल्प करेंगे ये, एक्स अपॉन टू के इज इक्वल्स टू टी हाफ। तो जो अमाउंट जो है आपकी, जो कंसंट्रेशन है वो टी हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी आपका पॉइंट है, यहाँ से निकल कर आता है कि आपको क्वेश्चन में कई बार क्या देगा कि बताओ ऐसा टी हाफ के साथ जो आपका कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, किसके इनवर्स आ रहा है, इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो वहाँ पे हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो टी हाफ है वो आपका कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट फुल लाइफ टाइम या फिर लाइफ टाइम, एक ही बात है। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मतलब जो आपका रिएक्टेंट है वो पूरा 100% जो है वो रिएक्ट हो चुका है, फुली 100% जो आपका रिएक्टेंट है वो रिएक्ट हो चुका है, आपका पीछे कुछ भी नहीं बचा। ओवरऑल लाइफ टाइम इसको हम कहते हैं टी 100%, वो टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पूरा जीरो हो चुकी है, फुली वो रिएक्ट कर चुका है। एक्स इक्वल्स टू 100% ऑफ ए। 100% ऑफ ए का मतलब क्या है, 100/100 ऑफ ए,
कि x इज इक्वल टू ए आ चुका है अब आपका, x इक्वल टू ए आ चुका है। अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में, तो x इज इक्वल टू ए हो चुका है, ठीक है, इज इक्वल टू के टी, टी कितना 100%, तो टी 100% की इक्वेशन मेरे पास क्या निकल कर आ गई, ए बाय के, ए बाय के इज इक्वल टू टी 100%। और इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 से डिवाइड करती हूँ, क्या आएगा 2 ए बाई के इंटू टू के, ए बाई 2 के क्या है टी हाफ, तो 2 इंटू टी हाफ, ओबियसली बात है जो फुल लाइफ टाइम है वो हाफ लाइफ का डबल हो चुका है, तो हाफ लाइफ टी 100% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी हाफ। इस तरीके से आपकी और भी इक्वेशंस होती हैं, टी 25%, टी 75%, आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। टी 25% का मतलब क्या है कि आपकी जो इनिशियल अमाउंट से आपका जो रिएक्टेंट है वो रिड्यूस हो चुका है 25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 25% ऑफ इनिशियल वैल्यू, 25% आपका रिड्यूस हो चुका है। तो x क्या हो गया 25/100 ऑफ a, अभी हमने निकाला था कितना आ गया 1/4, x इज इक्वल टू a/4, तो टी 25% कितना निकल कर आया इज इक्वल टू x दैट इज a/4 अपॉन के, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी क्या एक्सप्रेशन x बाई के ना, x कितना है मेरे पास a/4, क्या बनेगा a/4 के, सो मैं क्या लिखूँ a/2 इंटू 2 के लिख सकती हूँ, तो a/2 के कितना है टी हाफ, तो टी हाफ डिवाइड बाई 2, इसको क्वार्टर हाफ लाइफ टाइम भी बोलते हैं, 50 का आधा एट क्वार्टर हाफ लाइफ टाइम, तो क्वार्टर हाफ लाइफ टाइम क्या हो टी हाफ का हाफ जो होता है दैट इज क्वार्टर हाफ लाइफ टाइम, और टी 25%, राइट। अब हम एक एक्सप्रेशन, अब हम इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो आपने इक्वेशन पढ़ी है इनके ग्राफ क्या क्या होंगे। फर्स्ट ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे x वर्सेस t के बीच में, सेकंड जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे दैट इज t वर्सेस x, थर्ड हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपना log t हाफ वर्सेस log a नोट, एंड फोर्थ ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे t हाफ वर्सेस a, ठीक है। चलिए हमने पहला एक्सप्रेशन किया x इज इक्वल टू के टी, ओके, तो ये आपको क्या दिख रही है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम अगर करें, जो यहाँ पे होता है ना सबसे पहले जो लिखा होता है उसको y कंसिडर करते हैं, तो सेकंड में लिखा होता है उसको x कंसिडर करते हैं, ये क्या होगा y इक्वल टू mx प्लस c, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है नॉर्मली, तो y कितना हमारे पास यहाँ पे x है और हमारे पास t कितना है x, जो हमारे पास t की वैल्यू है, स्लोप क्या निकल कर है t, स्लोप क्या है t सॉरी k, और इंटरसेप्ट कितना है 0, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं प्लस 0 है, तो अगर हम एक्सप्रेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है y, यहाँ पे y आता है या x आता है, y कितना है आपके पास x t, स्लोप आपका k है, और ये 0 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्ट कोई भी नहीं था, और जो स्लोप की वैल्यू है हमारे पास आ गई k, और दिस इज द ग्राफ विद शो x वर्सेस t। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट ग्राफ दैट इज t वर्सेस x। अब ये जो है यहाँ पे y है और ये जो है हमारे पास x, ठीक है, यहाँ पे मुझे t ड्रॉ करना है और यहाँ पे मुझे x ड्रॉ करना है। इस एक्सप्रेशन को देखते हैं x इज इक्वल टू के टी, ठीक है, तो अब हमारे पास y में क्या है ये x बाई के इज इक्वल टू टी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखे, तो अगर हम एम एक्स प्लस सी, सी तो 0 है, स्लोप कितनी आ गई 1/k, स्लोप की वैल्यू कितनी है 1/k, तो हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू 1/k, तो m देखोगे तो कितना आ रहा है 1/k है ना, x को तो x है। नेक्स्ट हम देखते हैं log t हाफ वर्सेस log a नोट के बीच में क्या थी एक्सप्रेशन t हाफ का, t हाफ इज इक्वल टू x अपॉन 2 के, x क्या a लिख रखा है हमने यहाँ पे a/2 के, दोनों तरफ कंसीडर तो लेकिन log ऑन बोथ द साइड्स, log t हाफ इज इक्वल टू log a/2 के, log t हाफ, ये मैं रब कर रही हूँ जगह नहीं बची बोर्ड पे, log a/b क्या होता है log a माइनस b,
log a माइनस log 2k, ठीक है। दिस इज अपॉन y log t इक्वल्स टू log a माइनस log 2k, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब हम बात देखते हैं ये जो इक्वेशन, ये इंटरसेप्ट जो है हो सकता है, इसकी वैल्यू देखते हैं कि आपको 3 केसेस बनाते हैं क्या क्या हो सकती है। केस 1, जब आपका log 2k की जो वैल्यू है, सिंपल 2k जो है वो 1 के इक्वल है। अगर 2k 1 के इक्वल है तो log 2k भी 1 के इक्वल आ गया। log 2k क्या आएगा, log 1, और log 1 कितना होता है 0। इसका मतलब अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, log t हाफ इज इक्वल टू log a माइनस 0। और अगर y को mx प्लस c में देखें, y इज टू mx प्लस c, तो इंटरसेप्ट मेरा कितना है 0 और स्लोप कितनी है 1। तो सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन चुकी है विदाउट इंटरसेप्ट, दैट इज दिस। स्लोप कितना आ गया 1, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं भैया 2k की वैल्यू जो हमने कंसिडर करी 1, मान लो 2k की वैल्यू मोर देन 1, तो 2k इज मोर देन 1, log 2k इज मोर देन 1, राइट। तो log 2k अगर मोर देन 1 है तो ये मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, तो आपका इंटरसेप्ट जो आपकी बार आया है वो माइनस में आया है। c इज इक्वल टू माइनस log 2k, समझ रहे हो, इज टू माइनस, आपका इंटरसेप्ट है वो माइनस में आया है। अगर इंटरसेप्ट माइनस में है तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास है log t हाफ, यहाँ मेरे पास log a, इंटरसेप्ट माइनस का है, मतलब मेरा ग्राफ ये बनेगा। इसको मैं बैकवर्ड अगर प्लॉट करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करती हूँ, दिस इज log 2k, दैट इज इंटरसेप्ट, और स्लोप कितनी है 1 है, राइट। स्लोप तो कितनी है 1 है, स्लोप तो 1 ही है इसके आगे। और अगर ये जो वैल्यू है लेस देन 1 होगी तो क्या होगा, ये ओवरऑल वैल्यू, अगर ये वैल्यू लेस देन 1 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये जो एक्सप्रेशन है उसमें पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा। तो अब इसी में ग्राफ बता देती हूँ मैं, इसी में इस तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा log 2k। नेगेटिव है तो यहाँ से शुरू होगा, पॉजिटिव है तो ये होगा, और 0 इंटरसेप्ट है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज रेट वर्सेज एक्स के बीच में। तो हमने तो पहले ही बताया था कि भाई रेट क्या होता है, 0 डिपेंड ही नहीं करता उसके ऊपर, तो इसलिए हमारे पास ग्राफ में भी वही शो करेंगे कि एक्स के अमाउंट आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो, कुछ भी करो, आपके रेट पे कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, रेट वर्सेज एक्स के बीच का ग्राफ क्या होगा। अगर हम यहाँ पे रेट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक्स ड्रॉ करते हैं, तो डायरेक्टली दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज अ ग्राफ कि रेट जो है वो आपके एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, कुछ भी एक्स करे, रेट जो है आपका फिक्स्ड अमाउंट है, राइट। अब हम जनरल इक्वेशन ड्रॉ करें, दैट इज फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट हमारे पास इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एन हम करें, nth ऑर्डर के लिए ड्रॉ करें, इसलिए हम इसको n ले लेते हैं, राइट। और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन जैसे हम करते हैं, माइनस डी ए बाई ए की पावर एम इज इक्वल टू के डी टी, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, टी की पावर 0 अप टू टी की पावर टी तक। जब इनिशियली होगा टी 0 होगा तो क्या होगा ए नोट, और जब टाइम टी पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी ए। तो 1 बाई ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि डोंट टेक इट दिस इज लाइक ln a, आपको नहीं लेना है। अगर आपको 1 बाई ए की पावर उसको आप -1 करोगे, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, ए की पावर हम एक इंक्रीज कर देंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए की पावर n। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हमने लिखा क्या है, माइनस 1 बाई 1 माइनस एन ए की पावर 1 माइनस एन अप टू ए ए नोट इज इक्वल टू के टी। ओके, माइनस को हमने इधर ले जाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हमारे पास 1 अपॉन माइनस लोअर लिमिट ए नोट की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल टू माइनस के टी। तो क्या है, ए की पावर 1 माइनस एन माइनस ए नोट की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एन के टी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो n माइनस 1 के टी। तो हमारे पास क्या बन गया, a की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू, इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाती हूँ, a नोट की पावर 1 माइनस एन प्लस n माइनस 1 के टी। बट जो ये जनरल रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के बाकी सबके लिए वैलिड है एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 हुई तो 1 माइनस 1 0 होगी, अब एक्सप्रेशन a को 0 आ जाएगा। तो 1 नहीं होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है।
तो जैसे कि अगर हम जीरो ऑर्डर आपको याद होगी x इक्वल्स टू के टी निकल के आया था हमारे पास, राइट। तो वहाँ से और इक्वेशंस हैं हमारे पास निकल कर आती है, कंजर्वेशन के टर्म्स में उनको डिराइव करते हैं। मान लीजिए फॉर जीरो ऑर्डर एन की वैल्यू कितनी है, जीरो है। अगर इसको एक्सप्रेशन पुट कर दे तो क्या आएगा, ए की पावर 1 माइनस 0 1 इज इक्वल टू ए नोट की पावर 1 माइनस 0 1 प्लस 0 माइनस 1 के टी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या निकल कर आया, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। दिस इज फॉर द जीरो ऑर्डर जो हम कंजर्वेशन की टर्म्स में निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, मान लो एन की वैल्यू 2 है तो क्या निकल के आया, ए की पावर 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ए नोट 1 माइनस 1 माइनस 2 सॉरी माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू के टी। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया, 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई ए नोट प्लस के टी। इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।